हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप वेदा आयुर लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे तृतीय अध्याय ऑफ उत्तर उत्तर स्थान या उत्तर तंत्र वर्तमगत रोग अध्याय। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा था। अब हम वर्तमगत रोग अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि 21 जो है वर्तमगत रोग बताए गए हैं। उनके सबसे पहले नाम देखते हैं हम, और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या एग्जाम में आता है। एआईपीजीटी हो, एमओसीएच हो, एएमओ एग्जाम हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका हेडलाइंस देखेंगे। तो वर्तमगत रोगों में सबसे पहले उत्संगिनी है, उसके बाद कुंभिका, पोतकी, वर्तम शर्करा, अर्शोवर्तम, शुष्कर्ष, अंजन नामिका, बहल वर्तम, वर्तम बंधक, क्लिष्ट वर्तम, कर्दम वर्तम, शाव वर्तम, प्रक्लीन वर्तम, अप्रक्लीन वर्तम, वातहत अर्बुद, निमेष, शोणितर्ष, लगन, विषवर्तम और पक्ष्मको, ये 11 रोग बताए गए हैं। अब इसमें हम यहीं पे देख लेते हैं कि उत्संगिनी जो है वो लेख्य रोग है। तो क्वेश्चंस मोस्टली यही आते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा रोग लेख्य है, कौन सा भेद्य है। तो उत्संगिनी जो है वो लेख्य रोग है। कुंभिका, अच्छा ये एक बात ध्यान रखेंगे, जो लेख्य 9 रोग बताए गए हैं वो सभी के सभी वर्तमगत हैं। ये हमें इम्पोर्टेंट याद रखना है कि सभी लेख्य रोग वर्तमगत रोग हैं। उसमें उत्संगिनी, कुंभिका, पोतकी, वर्तम शर्करा, बहल वर्तम, वर्तम बंध, क्लिष्ट वर्तम, कर्दम वर्तम, शावर्तम, तो ये 9 रोग जो हैं वो लेख्य रोग हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा जो है छेद्य रोग जो है वो, उनमें वर्तमगत रोग कौन से हैं। तो हमें पता है अर्श का हमें छेदन करना चाहिए, अर्शोवर्त्म, शुष्क अर्श और अर्बुद या वर्त्म अर्बुद, तो ये 3 रोग हैं वर्तमगत जिनका छेदन करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भेदन किसका करना चाहिए, तो भेद्य रोग कौन से हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो भेद्य रोगों में सबसे पहले अंजन नामिका का भेदन करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लगन, लगन भेद्य रोग है, और विषवर्त्म। ठीक है, तो 3 वर्तनगत रोग भेद्य होते हैं, 9 रोग जो है वो लेख्य होते हैं, 3 छेद्य होते हैं। इसके अलावा क्या रह गया अब, असाध्य और याप्य। तो पक्ष्मकोप जो है वो याप्य होता है, और 3 रोग असाध्य होते हैं। क्या क्या, कौन से रोग असाध्य होते हैं, ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था। निमेष, शोणितर्ष और वातहत वर्त्म, ये 3 वर्तनगत रोग असाध्य होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ये जरूर पूछा जाता है कि कौन से रोग लेख्य हैं, कौन से रोग छेद्य हैं, कौन से रोग भेद्य हैं, और कौन सा रोग याप्य है, कौन से रोग असाध्य हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। श्लोक नंबर 9 में आते हैं उत्संगिनी। तो सबसे पहले उत्संगिनी रोग के बारे में बताया गया है। तो उत्संगिनी का क्या लक्षण है, अभ्यंतरमुखी, ये यहाँ से ही क्वेश्चन उठाते हैं। अभ्यंतरमुखी बाह्य उत्संगे अधोवर्तमनश्चया, यानी कि अधोवर्तम के उत्संग में या वर्तम के भीतर मुख वाली, यानी कि वर्तम जो है उसके भीतर की ओर मुख वाली होगी, लेकिन बाहर की ओर उभरी हुई। तो इसकी जो स्वेलिंग है वो बाहर की ओर उभरी हुई होगी, लेकिन इसका मुख जो है वो अंदर की तरफ होगा। तथा तदरूप एक या अनेक पीड़िकाओं से घिरी हुई। तो इसके आसपास और पीड़िकाएं, अन्य पीड़िकाएं भी होंगी, उसे उत्संगिनी कहते हैं। ठीक है, उत्संगिनी को जो है चेलेजियन या मेमोबियन सिस्ट भी कहते हैं, और ये लेख्य व्याधि है, ये हमने पढ़ लिया है। हमें इसका ट्रीटमेंट में आगे भी हम पढ़ेंगे, तो लेखन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, याद रखेंगे उत्संगिनी के का लक्षण अभ्यंतरमुखी, बाह्य उत्संगी, अधो वर्तमनश्चया, और इसका लेखन किया जाता है। देन नेक्स्ट, विधेन इसको सा प्रभिन्ना श्वेत श्रावम कुकुटन रसोपमम। तो
मुर्गे के अंडे के समान इसमें जो फिलिंग होती है, जैसे सिस्ट इसको बोला है, तो उसके समान इसमें से रस निकलता है या स्राव स्राव होता है। तो ये लक्षण हमें याद रखना है, विधेय ने बोला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कुंभिक पीड़िका में। तो कुंभिक पीड़िका का क्या लक्षण बताया गया है? कुंभिक बीज प्रतिमा। तो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, कुंभिक बीज प्रतिमा पीड़िका यास्तु वर्तमजा आदमापयंती भिन्नाया। तो कुंभिक बीज प्रतिमा यूजुअली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो पूछेंगे अधमापयंती भिन्ना या। तो अधमापन यानी कि फूटने के बाद इसमें पुनः अधमापन या पुनः वो फूल जाए, उसको कुंभिक पीड़िका बोलते हैं। तो कुंभी के बीज के स्वरूप की वर्तमान प्रदेश में उत्पन्न पीड़िकाएं होती हैं जो फूटने के बाद पुनः फूल जाती हैं, यानी कि अधमापन फिर से हो जाता है, उसको कुंभिक पीड़िका बोलते हैं। अगेन ये भी लेख्य व्याधि है, इसमें भी लेखन कर्म किया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पौतकी में आते हैं। तो श्राविन्या कंडूरा गुरुवो रक्त सर्षप सन्निभा। ठीक है, तो ये रक्त सर्षप सन्निभा मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसमें भी हम लेखन करते हैं। ये भी लेख्य व्याधि है। तो श्राविन्या कंडूरा यानी कि वर्तमान प्रदेश में लाल सरसों के स्वरूप वाली पीड़िकाएं उत्पन्न होती है, जिसमें से स्राव बहता है और वो कंडुयुक्त, गुरु और पीड़ा युक्त होती हैं, उन्हें पोतकी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसका लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लेखन कर्म किया जाता है इसमें। इसे हम ट्रेकोमा से भी कंपेयर कर सकते हैं, इसका मॉडर्न पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। तो ट्रेकोमा से इसको कंपेयर किया जा सकता है, जिसकी 4 स्टेजेस होते हैं, वो हम फर्दर देखेंगे। उसके बाद आते हैं वर्तम शर्करा। तो वर्तम शर्करा में क्या है? पीड़ का भी सूक्ष्म भी घना भी अभिसंवृता। पीड़ का या खरा स्थूला सा भी गया वर्तम शर्करा। तो वर्तमान प्रदेश में खर और स्थूल पीड़ एक पीड़िका अन्य सूक्ष्म और घनी पीड़िकाओं से अगर व्याप्त होती है तो उसे वर्तम शर्करा कहते हैं, ठीक है। तो एक पीड़िका अगर छोटी छोटी शर्कराओं से शर्करा या छोटी छोटी पीड़िकाओं से व्याप्त होती है तो समझ में आता है शर्करा के जो जो मानो चीनी के दाने हैं छोटे छोटे, तो उस तरह से याद रखेंगे कि वर्तम शर्करा, ठीक है। तो पीड़िका ससूक्ष्म, तो चीनी से सूक्ष्म होती है, भी घना अभी संवरता, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? वर्तम शर्करा। विधेय ने इसको सन्निपातज माना है, ये भी लेख्य व्याधि है, ठीक है, याद रखेंगे, इसमें भी लेखन किया जाता है। उसके बाद है अर्शवर्त्म। तो अर्शवर्त्म में क्या बताया गया है? एरवारु बीज प्रतिमा, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण है एरवारु बीज प्रतिमा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और इसको हम मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। सूक्ष्म कराश्य वर्तमास्त। तो वर्तमान प्रदेश में खीरे के बीज के आकार की जो पीड़िकाएं होती हैं, तो खीरे का बीज अगर किसी ने देखा है तो उस तरह की पीड़िकाएं इसमें होती हैं। और वो क्या होता है? अर्शवर्तम का ही हमें यार इंपॉर्टेंट मार्क करना है कि एरवारु बीज प्रतिमा पीड़ का मंद वेदना, इसमें मंद वेदना होती है। सूक्ष्म खराश्च वर्तमास्त। तो सूक्ष्म और खर यानी कि तीक्ष्ण नगर वाली और खर पीड़िकाएं होती हैं इसमें, ठीक है। विधेय ने इन पीड़िकाओं को वर्तम पक्ष में संधि के अंदर और बाह्य प्रदेश में सन्निपात से उत्पन्न होना माना है। इसको पेपिलरी फॉर्म ऑफ ट्रेकोमा भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसको पेपिलरी फॉर्म ऑफ ट्रेकोमा कहते हैं। और ये भी अच्छा, ये लेख्य नहीं है क्योंकि अर्श का हमें क्या करना है? छेदन करना है, तो ये छेद्य व्याधि है। अर्शवर्तम जो है वो छेद्य व्याधि है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं शुष्क अर्श में। शुष्क अर्श में क्या है? दीर्घो अंगुरः खर स्तब्धो दारुणो वर्त्म संभवा व्याधि एष समाख्यात शुष्कर्ष इति संगीता। तो शुष्कर्ष क्या है कि वर्तमान प्रदेश में उत्पन्न दीर्घ अंकुर अगर है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ड्राई पाइल्स है और वो अंकुर जो है वो सूख के बहुत लंबे हो गए हैं या क्रोनिक कंडीशन हो गई है जिसमें वो दीर्घ अंकुर हो गए हैं। तो दीर्घ यानी कि शुष्क अर्श, ठीक है। तो दीर्घ अंकुर खर स्तब्ध हो, और वो ड्राई है, देखो खर अब शुष्क है तो ड्राई होगा, तो खर और स्तब्ध हो चुका है। दारुणो वर्तम संभव है यानी कि अति कष्टदायक जो विकार है, दारुण, दारुण बोला है इसको शुष्कर्ष को, ठीक है। विधेय ने शुष्कर्ष को सन्निपात जन्य बोला है और वर्तन के भीतरी भाग में होना बताया गया है, ठीक है। शुष्क अर्श अगेन, अर्श अर्शो वर्तम शुष्कर्ष दोनों ही छेदन करने योग्य हैं, तो दोनों ही छेद्य व्याधि हैं, यहीं पे हम याद कर लेंगे इस चीज को। अगर हम यहीं पे इसकी चिकित्सा के बारे में अगर मेन पॉइंट ये याद रख लें कि कौन सी व्याधि छेद्य है कौन सी लेख्य है, तो मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो अर्शवर्तम आपको
बताया छेद्य व्याधि है, इसी प्रकार शुष्क भी छेद्य व्याधि है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं अंजन नामिका। अंजन नामिका की बात करें तो अंजन नामिका का क्या लक्षण है? दाह तोदवती ताम्रा पीड़िका वर्तम संभवा। तो जिसमें दाह हो, तोद हो और ताम्र वर्ण की पीड़िका हो, ठीक है। तीन लक्षण इंपोर्टेंट याद रखने हैं कि जिसमें दाह, तोद और ताम्र वर्ण की हो, और स्पर्श में कैसी हो? मृद्वी मंदरुजा, मृद्वी मंदरुजा, अल्प पीड़ा और सूक्ष्म स्वरूप की। तो सूक्ष्मा गेया अंजन नामिका, ठीक है। तो दाह और तोद युक्त हो, आचार्य वाग्भट ने इसको बोला है मुद्ग मात्रा। मुद्ग के समान जो है इसका आकार होता है, आचार्य वाग्भट ने बोला है मुद्ग मात्रा, ठीक है। अंजन नामिका जो है वो भेद्य व्याधि है, इसका भेदन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि कौन अंजन नामिका, या ये पूछ लेंगे कौन सी व्याधि भेद्य है, तो चार ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो दातोदवती ताम्रा पीड़िका वर्तम संभवा और मृद्वी मंद रुजा सूक्ष्म गया स अंजन नामिका। लक्षण भी इंपॉर्टेंट है और इसकी चिकित्सा भी इंपॉर्टेंट है, तो भेदन किया जाता है अंजन नामिका में। उसके बाद नेक्स्ट आता है बहल वर्तम। बहल वर्तम क्या है? स वर्तमुपचीयते यस्य पीड़िकाभिः समन्ततः सवर्णाभिः समाविश्य विद्यात् बहल वर्तम तत्। तो जिस मनुष्य का वर्तन भाग चारों ओर से त्वचा के समान वर्ण वाली, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण है इसका। सवर्णाभि समाविष्ट, ये क्वेश्चन दे देंगे आपको, ये लाइन पूछ लेंगे कि ये किसके संदर्भ में बोला गया है। तो बहल बोलते हैं ना, मोटी चमड़ी होना, बहल तो चमड़ी यानी कि सवर्ण, त्वचा के समान वर्ण वाली और एक समान आकृति की पीड़िकाओं से आच्छादित अगर हो जाए तो उसे बहल वर्तम बोलते हैं। या फिर इसको हम मॉडर्न में मल्टीपल चेलोजियन या मेबोबियन सिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें लेकिन ये याद रखना, सवर्णाभि समाविष्ट विद्यात्, तो ये किसके लिए बोला है ना। वर्तम जो है अन्य पीड़िकाओं से घिरा, अगर चारों तरफ से घिर जाए और वो भी कैसी पीड़िकाएं हों? त्वचा के समान वर्ण वाली, तो उसको क्या कहते हैं? बैल वर्तम बोलते हैं। उसके बाद आते हैं वर्तम अवबंध। तो वर्तम बंध क्या होता है? कंडु मता अल्पतोदेन वर्तम शोफेन यो नर न समम छादे दक्षी भवेद बंध स वर्तमना। तो जो मनुष्य कंडु युक्त और तोद युक्त पीड़िका से युक्त वर्तम शोफ से नेत्र को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकता हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पीड़िकाएं वर्तम प्रदेश में हो, उसे वर्तम शोफ में, उसे उससे वर्तम शोफ हो गया हो और उससे नेत्र को पूर्ण रूप से अक्षी वो बंद नहीं कर सकता, तो उसको वर्तम बंद को देखो, अक्षी नेत्र बंद नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसका नाम है वर्तम अवबंध, ठीक है। तो मान लो उस पे पीड़िकाएं इस तरह की हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, वर्तम पे शोथ हो गया है, तो अपनी आंख पूरी तरह से ना तो खोल सकता है ना बंद कर सकता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो हमें लक्षण क्या याद रखना है? न समम छादित अक्षी, ठीक है, तो न समम छादित अक्षी याद रखना है। इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वर्तम व बंध का। वर्तम व बंध अगेन लेख्य व्याधि है, हमें याद रखना है। उसके बाद आते हैं क्लिष्ट वर्तम। नेत्र का वर्तम भाग सहसा मृदु या अल्प पीड़ा से युक्त, पहले प्रथम वर्ण में ताम्र और उसके बाद रक्त हो जाए, उसे क्लिष्ट वर्तम कहते हैं, ठीक है। विधेयन इसे कफ से दूषित रक्त के द्वारा दोनों वर्त में मांस के विकृत होकर बंधुजीव के समान हो जाना माना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें अकस्मात जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो पहले मृदु और अल्प वेदना युक्त होगी, ताम्र होगी और वर्तम के सम होगी, उसके बाद अकस्मात भवेद रक्तम, ठीक है। अकस्मात भवेद रक्तम एकदम से उसमें कलर चेंजेस आ जाएंगे, रेड कलर अगर रक्त वर्ण का हो जाए, अकस्मात भवेद रक्तम, दैट इज क्लिष्ट वर्तम, ठीक है। तो क्लिष्ट वर्तम भी लेख्य व्याधि है, क्लिष्ट वर्तम भी लेख्य व्याधि है। तो अकस्मात भवेद रक्तम हमें इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ये याद रखना है हमें, ठीक है, ये लक्षण याद रखना है। आचार्य वाग्भट ने क्या बोला है? अकस्मात मलान। आचार्य सुश्रुत मानते हैं कि अकस्मात भवेद रक्तम, ठीक है, लेकिन वाग्भट ने बोला है अकस्मात मलान हो जाता है वरन इसका, ठीक है। इसको एंजियोन्यूरोटिक एडिमा भी कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं वर्तम कर्दम। वर्तम कर्दम में क्या है? क्लिष्टम पुनः पित्तयुतम विदेह शोणितम यदा।
तो क्लिष्टवर्तम रोग की दशा में ही पित्त संयुक्त अगर रक्त विधा उत्पन्न करके, पित्त संयुक्त होकर रक्त विधा उत्पन्न करके वर्तमान को क्लीन कर दें, उसे वर्तम कर्दम कहते हैं। ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है कि विदाह हो रहा है ना, विदाह होके क्लीनता आ रही है, मतलब पहले उसमें दाह होगी, स्वेलिंग होगी, उसके बाद वो क्लीन हो जाएगा। तो ये याद रखना है, वर्तम कर्दम, कर्दम यानी कर्दम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कीचड़ टाइप हो जाए उसमें, कर्दम कीचड़ को भी बोलते हैं, तो कर्दम को हम बोलेंगे विदाह होके उसमें क्लेद हो गया। ठीक है। उसके बाद आते हैं शाववर्तम। शाववर्तम क्या, जिस मनुष्य का वर्तम बाहर और भीतर से शाव हो जाए, तो नाम से ही पता लग रहा है कि शाव है, तो बाहु अंतश्च शावम, बाह्य और अंदर दोनों तरफ से शाव हो जाए, नाम में ही है शाव। और शूनम सवेदनम, यानी कि शून हो और वेदना युक्त हो, उसमें दाह कंडु परिक्लेदी होगा। ठीक है। तो शोथ वेदना दाह कंडु और क्लेद उत्पन्न हो जाए, उसको शावर्तम कहेंगे। तो भाव अंतस्य शूनम, अंतस्य शावम शूनम सवेदनम दाह कंडु परिक्लेदी, तो ये भी लक्षण याद रखेंगे, दाह कंडु परिक्लेदी होगा, उसे शावर्तम कहेंगे। उसके बाद आते हैं क्लीन वर्तन में। तो क्लीन वर्तन क्या है, इस रोग में वर्तन का बाह्य भाग शोथ युक्त और पीड़ा रहित होता है, लेकिन आंतरिक भाग वो क्लेद और स्राव युक्त होता है। ठीक है। शावर्त में क्या था कि बाहर बाहर और अंदर से दोनों ही शाव वर्ण का था, और उसमें शोथ वेदना दाह कंडु क्लेद सभी चीजें उत्पन्न हो रही थी। लेकिन क्लिन्न में क्या है कि बाहर तो शोथ युक्त और पीड़ा रहित रहेगा, यानी कि बाहर स्वेलिंग है लेकिन पेन नहीं है, लेकिन आंतरिक जो भाग है, वर्तम का जो आंतरिक भाग है, उसमें क्लेद और स्राव होगा। ठीक है। तो अंदर से जो क्लीन हो जाए, है ना, तो क्लीन क्या है, इंटरनल जो है वो क्लीनता है उसमें, तो अंदर से क्लेद होगा उसको, और उसमें कंडू और तोद युक्त पीड़ा अधिक होगी, उसे क्लीनवर्तम कहते हैं। ठीक है। किसी आचार्य ने इसको प्रक्लिन नाम दिया है, और चक्षुषेण ने पिल्ल नाम लिखा है। जबकि आचार्य वाग्भट क्या मानते हैं कि पिल्ल रोग 18 होते हैं, उन्होंने पिल्ल रोग अलग से बताए हैं, पिल्ल रोग 18 बताए हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आचार्य वाग्भट ने पिल्ल रोग 18 बताए हैं। उसके बाद आते हैं अक्लिनवर्तम। जो शावर्तम क्लीनवर्तम है, तो शावर्तम जो है वो लेख्य होता है। ये हमने शावर्तम लेख्य होता है, ये यहीं पे हम मार्क कर लेंगे, ये लेख्य व्याधि है। और जो क्लीनवर्तम है वो औषध साध्य है, क्लीनवर्तम इज औषध साध्य है। इसके अलावा अक्लीनवर्तम इज ऑल्सो औषध साध्य है, ये हमें याद रखना है। औषध साध्य या अशस्त्रकृत, तो इसमें शस्त्र कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, अशस्त्रकृत है ये दोनों रोग। अक्लीन वर्तम का लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, यश्य धोतानि धोतानि संवदत्ते पुनः पुनः, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इसको मार्क करेंगे। यश्य धोतानि धोतानि, जिस मनुष्य के वर्तम बार बार धोने पर भी चिपक जाते हैं, ये आपको क्लिनिकली भी काफी देखने को मिलता है पेशेंट। और पाक न हो, मतलब पाक नहीं है लेकिन बार बार चिपक जाते हैं आईलेट्स, तो उसको क्या बोलते हैं, अक्लीन वर्तम। ठीक है। तो ये क्या होता है, औषध साध्य या अशस्त्रकृत रोग है। विधेय ने इसको पिल्ल संज्ञा दी है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। देन उसके बाद आते हैं वात हथवर्तम, जो कि असाध्य रोग है। ठीक है। वात हथवर्तम में असाध्य रोग, इसमें क्या लक्षण होता है ये भी हमें देखना है। विमुक्त संधि निश्चेष्टम वर्तम यश्य न मिल्यते, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे। जिस मनुष्य के वर्तम और शुक्ल भाग की संधि के मुक्त हो जाने से वर्तम खुली हुई अवस्था में तथा चेष्टा रहित हो जाते हैं और नेत्र बंद नहीं होते हैं, किसी रोगी के वर्तम में पीड़ा होती है और किसी में पीड़ा का भाव होता है, तो सरुजम यदि व अरुजम। ठीक है। ये वात हाथ वर्तम होता है। तो हमें याद रखना है कि विमुक्त संधि निश्चेष्टम वर्तम यश्य न मिल्यते, मोस्ट इंपोर्टेंट इसका ये कैरेक्टरिक फीचर है, ये हमें मार्क करना है इंपॉर्टेंट। ठीक है। जिसके वर्तम और शुक्ल भाग की संधि के मुक्त हो जाने से वर्तम खुली हुई अवस्था में या चेष्टा रहित हो जाता है। विमर्श में क्या कहता है कि इसमें सातवीं मस्तिष्क नाड़ी
का विघात हो जाता है ना। तो वो ओर्बिक्युलरिस पेल्पिब्रम को सप्लाई करती है, जिस वजह से ये लेगोप्थेल्मोस इसमें हो जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, हमें मेनली लक्षण याद रखना है, विमुख संधित सिस्टम वर्तमेशन मिलियते, और ये असाध्य व्याधि है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि वातहत वर्तमीज असाध्य व्याधि। ठीक है, और उसका लक्षण याद रखना है। उसके बाद आते हैं वर्तम अर्बुद में। तो वर्तम अर्बुद में क्या है, वर्तम के आंतरिक भाग में अगर उत्पन्न होने वाली आकृति में विषम और ग्रंथि भूत और वेदना रहित। ठीक है, तो वर्तम अंतरस्थम विषमम ग्रंथि भूतम आवेदनम, इंपॉर्टेंट है कि विषम है। ठीक है, तो और ग्रंथि है, ग्रंथि हो रही है, तो ग्रंथि और अर्बुद सेम सेम होते हैं ना, और विषम है लेकिन अवेदनम, इंपॉर्टेंट है कि इसमें वेदना नहीं है। ये इसका इंपॉर्टेंट लक्षण है कि अवेदनम है। विज्ञेयम अर्बुदम पुंसाम स रक्तम अवलंबितम, तो इसमें पित्त और रक्त के अनुबंध से लाल वर्ण वाले या वर्तम के किनारों से लटकते हुए होते हैं, उन्हें वर्तम अर्बुद कहते हैं, या ट्यूमर ऑफ द आईलिड्स, है ना। तो वर्तम अर्बुद क्या है, वो छेद्य व्याधि है। ये भी हमें याद रखना है, वर्तम अर्बुद इस छेद्य व्याधि, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं निमेश। निमेश इज अगेन असाध्य व्याधि। निमेषणी शिरा वायु प्रविष्टो वर्तम संश्रया चाल्यति इति वर्तमानी निमेश सगदोमता, इंपॉर्टेंट है। निमेश के बारे में क्या पढ़ना है कि पहली बात तो ये मेनली वात से होता है, वर्तमाश्रित जो है वो निमेषणी शिराओं में प्रविष्ट हो जाती है वात। तो निमेषणी शिराओं में प्रविष्ट होकर क्या करेगी, वर्तम को अधिक चलायमान कर देगी, तो बार बार वो अपनी पलक झपकेगा, है ना। ये याद रखेंगे, उसको अधिक चलायमान या अधिक गतियुक्त कर देता है। तो इसका लक्षण क्या याद रखेंगे, पहले तो निमेषणी शिरावायु प्रविष्टो चाल्यति वर्तमानी, इंपॉर्टेंट लक्षण है इसका, चाल्यति वर्तमानी निमेष सा गदोमता, यही क्वेश्चन आ जाता है, और ये असाध्य व्याधि है ना, असाध्य व्याधि है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद आते हैं वर्तमार्ष में। वर्तमर्ष में आते हैं, छिन्ना छिन्ना विवर्धनते वर्तमास्ता मृदु अंकुरा, ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण है। छिन्ना छिन्ना विवर्धनते यानी कि वर्तम प्रदेश में रक्त की तुष्टि से उत्पन्न होने वाले तथा स्पर्श में मुलायम अंकुर जो बार बार काटने पर भी बढ़ जाते हो, इंपॉर्टेंट है। बार बार काटने पर भी बढ़ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी असाध्य है। ठीक है, अभी तक जो अर्श और अर्बुद थे वो छेद्य व्याधि थी, लेकिन वर्तम अर्श या शोणित अर्श, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, शोणित अर्श भी बोलते हैं इसको। तो शोणित अर्श क्या है, असाध्य व्याधि है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, शोणित अर्श इज असाध्य व्याधि, और इसके जो लक्षण है वो क्या है, दाह कंडू रुजा रुजा अर्श शोणित संभव है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि पित्त से दाह होता है, कफ से कंडू, और वात से वेदना होती है इसमें। उसके बाद आते हैं लगन में। तो लगन क्या है, वो भेद्य व्याधि है, हमें ये याद रखना है कि लगन भेद्य व्याधि है, और इसमें अपाक है, इसमें पाक नहीं होता है, कठिन स्थूल ग्रंथि होती है ये, और आरुजा होती है। इसमें लक्षण क्या होते हैं, कंडू और पिच्छिलता आती है। इम्पोर्टेंट ये याद रखना है हमें ज्यादा कि कोल प्रमाण की ग्रंथि होती है ये, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, कोल प्रमाण की ग्रंथि कौन सी होती है, लगन होती है। ठीक है, और ये इसका भेदन किया जाता है, भेद्य व्याधि है। तो अंजन नामिका भेद्य व्याधि थी, इसके बाद लगन भेद्य व्याधि है। ठीक है, ये हमें याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं विषवर्त में। तो विषवर्तम का लक्षण क्या है, वर्तम में शोथ और अनेक सूक्ष्म छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, शून्यम यद वर्तम बहु भी सूक्ष्म छिद्र है, तो ये लक्षण आ जाता है कि बहु भी सूक्ष्म छिद्र है, किस व्याधि का लक्षण है, तो ये विषवर्तम का है, और ये जल में होने वाले विष के समान जो है अनेक छिद्र इसमें हो जाते हैं, तो विषम अंतर्जलम इव। ठीक है, ये याद रखना है विषवर्तम। ये सन्निपातज रोग है, लेकिन ये भेद्य रोग है, हमें याद रखना है। अंजनामी का लगन और विषवर्तम जो है वो भेद्य व्याधियां हैं। भेद्य व्याधियां टोटल 5 होती हैं, उसमें से 3 जो है वो वर्तमगत हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद पक्ष मुकोप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पक्ष मुकोप जो है वो
याप्य व्याधि है एकमात्र इसमें वर्तमगत में। ठीक है। और पक्ष्मकोप का जो लक्षण है वो क्या है? दोषा पक्ष्माशयगता तीक्ष्ण अग्राणी खरानी च। ठीक है। तो प्रकोपित वातादि दोष जो है वो पक्ष्माशय में जाकर पक्ष्म को तीक्ष्ण अग्र और खुरदरे कर देते हैं, खर कर देते हैं। उसके बाद पलक जो है वो मुड़ जाते हैं। निर्वतयंती पक्ष्माणी। ठीक है, ये जो लक्षण है। ते गुष्टश्चक्षि दूयते। तो उसमें नेत्र में रगड़ पैदा होने से नेत्र में पीड़ा होती है। इस रोग में पक्ष्म के कई बार निकाल देने से शांति हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। उद्रते उद्रते शांति पक्ष्माशय उपजायते। तो इसमें रोगी जो है वो इसके अलावा वात धूप और अग्नि को सहन नहीं कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट लक्षण है। और इसकी इसमें खास बात क्या है कि हमने चरक संहिता में पढ़ा है, सुश्रुत में पढ़ा है कि जो अर्श होता है उसकी चिकित्सा में चतुर्विध चिकित्सा बताई गई है। औषध शस्त्र क्षार अग्नि। तो पक्ष्मकोप की चिकित्सा में भी औषध शस्त्र क्षार और अग्निकर्म, ये चिकित्सा बताई गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि पक्ष्मकोप की चिकित्सा में चार चीजें बताई गई हैं। लेकिन ये याप्य व्याधि है, ये भी याद रखना है कि याप्य है। और ये चार चिकित्सा दो ही रोगों में केवल बताई गई है, अर्श और पक्ष्मकोप। यहाँ वर्तमगत रोगों में जो अर्श बताए गए हैं वो वाले अर्श नहीं, ये गुदमार्गी जो अर्श बताया गया है उसकी चिकित्सा में ये चतुर्विध चिकित्सा है। और पक्ष्मकोप की चिकित्सा में ये चार चिकित्साएं बताई गई हैं। आचार्य वाग्भट ने भी पक्ष्मकोप में क्या बोला है? वाह ताता पनल द्वेषी। वाह ताता पनल द्वेषी बोला गया है। ये हमें इम्पोर्टेंट याद रखना है। ठीक है। इसके साथ ही थर्ड चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबली फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर करेंगे। थैंक यू।